चलिए, कल बेटा हमने मियोसिस वन स्टार्ट किया था और मियोसिस वन का हमने प्रोफेज वन कवर अप कर लिया था। हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोफेज वन है इसके 5 सब स्टेजेस थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, वहां तक पढ़ा था। उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज मेटाफेज वन। जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था, एग्जैक्टली काफी हद तक वैसा ही होता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल का डायमीटर जहां पे कम होता है उस लोकेशन को हम पोल कहते हैं। यहाँ पे भी कम है और यहाँ पे भी कम है, तो ये दोनों लोकेशंस को हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज पोल। व्हाइल सेंटर में जो है स्पिंडल का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है और इस पोजीशन को हम कह देते हैं इक्वेटर। और मेटाफेज जो स्टेज है बेटा, चाहे वो माइटोसिस है चाहे मियोसिस है, मेटाफेज स्टेज का डायग्नोस्टिक फीचर यही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे कम टू लाई एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम हमेशा इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं मेटाफेज स्टेज में। कल हमने प्रोफेज वन कंप्लीट कर लिया था और प्रोफेज वन के एंड में हमने ये पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी जो क्रोमेटिड सेगमेंट्स हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, जिस वजह से हम हमें यहाँ नजर में आ रहा है कि इस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड सेगमेंट है कुछ हिस्सा इसके साथ जुड़ गया है और इस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड सेगमेंट का कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया है। और ये जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर का, क्योंकि ये एक्सचेंज करा देता है क्रोमेटिड सेगमेंट्स का, इसीलिए वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। जो पेरेंट क्रोमोसोम के आप देखेंगे तो उससे इनका स्ट्रक्चर आपको अलग नजर में आएगा। जो जीन्स हैं वो एक्सचेंज हो चुकी हैं बिटवीन दीज टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इनको हमने कलर के चेंज से दिखाया है कि वेरिएशन किस तरह से हुई है। और खास चीज यही याद रखनी है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज वन फर्स्ट लेयर ऑफ क्रोमोसोम और इसके नीचे ही दिस इज सेकेंड लेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो अल्टीमेटली देखेंगे मेटाफेज के इक्वेटर पे दो लेयर्स हैं क्रोमोसोम्स की। इसलिए हम कहते हैं कि मेटाफेज वन में डबल मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड या डबल इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म्ड। तो बेटा ये डायग्नोस्टिक फीचर है। अगर आपसे मेटाफेज वन और मेटाफेज टू का डिफरेंस पूछे तो आपने एक ही डिफरेंस है इसका और 1 मार्क में ही आता है कि जो मेटाफेज वन है इसमें डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेटाफेज टू। दिस इज मेटाफेज टू और मेटाफेज टू में देर इज ओनली सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। तो ये एक ही डिफरेंस है, जरूर बताना है आपने। मेटाफेज वन में डबल मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म, कहाँ पे होंगी? ये इक्वेटर पे। ठीक है बेटा, इतने बताना। मेटाफेज वन में स्पिंडल बन जाता है। स्पिंडल का डायमीटर जहां कम है उसको हम कहते हैं पोल, जहां इसका डायमीटर ज्यादा है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्रोमोसोम्स दे कम टू लाई एट द इक्वेटर as they form two layers. That is why double metaphasic plate is formed in metaphase वन। मेटाफेज वन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है बेटा दैट इज एनाफेज वन। अब एनाफेज वन में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं मेटाफेज में, तो यहाँ दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम है। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। यहाँ पे आप देखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इनको अपनी तरफ खींच रहा है और इनकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से homologous chromosomes they move towards the opposite poles। ठीक है बेटा, इससे जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज टीलोफेज वन। टीलोफेज वन में क्या होगा? टीलोफेज वन में वो सारी एक्टिविटीज होंगी जो कि प्रोफेज में हुई थी लेकिन उससे रिवर्स में। टीलोफेज वन में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना ही होता है टीलोफेज में। यहाँ पे आपका जो मियोसिस वन है इट इज कंप्लीटेड और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो हो जाता है स्टार्ट मियोसिस टू का। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मियोसिस वन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पेरेंट्स थे वो डिप्लॉयड थे। डिप्लॉयड क्यों थे? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे।
ठीक है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, लेकिन जब हम टीलोफेज तक पहुंच जाते हैं तो हम देखेंगे कि इतना हिस्सा, जस्ट अ मिनट, इतना हिस्सा एक न्यूक्लियाई के अंदर आ जाएगा और इतना हिस्सा दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जहां पे 4 क्रोमोसोम थे एक ही सेल के अंदर, अब 2 ही रह गए हैं। इट मींस जो क्रोमोसोम नंबर था वो रिड्यूस होके हाफ हो गया। पेरेंट 2n था, अब वो क्या बन गया है, इट इज चेंज इनटू हैप्लॉइड। तो जो मियोसिस 1 है, हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? बिकॉज क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। अगर आपसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का डिफरेंस पूछा जाए, एक ही नंबर में पूछते हैं, तो उसका एक ही डिफरेंस है कि मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन जो मियोसिस 2 है, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। जितना क्रोमोसोम नंबर टीलोफेज 1 में था उतना ही एंड तक रहेगा, टीलोफेज 2 में रहेगा। सेम रहता है क्रोमोसोम नंबर मियोसिस 2 में, लेकिन मियोसिस 1 में इट इज रिड्यूस टू हाफ। यही एक डिफरेंस है, ये जरूर बताना है आपने। ठीक है बेटा, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन वाइल मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन मतलब इक्वल रहेगा, जितना था पहले उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी 4 ही स्टेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 2 से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनाफेज 1 में जो ये थे, यही इनमें से ये 2 क्रोमोसोम एक न्यूक्लियाई के अंदर चले गए और ये 2 क्रोमोसोम दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर चले गए। बाद में ये क्रोमेटिन नेटवर्क में चेंज हो गए। अब इन दोनों न्यूक्लियाई में हमने देख लिया कि ये वाले क्रोमोसोम्स हैं। तो हम अब बेटा जो डायग्राम मैं बनाऊंगी सिर्फ इस वाले न्यूक्लियाई का बनाऊंगी, और जो नेक्स्ट न्यूक्लियाई है उसमें सब कुछ सेम होगा जो कि इसमें हो रहा है। ठीक है, तो दो दो बार दिखाने की बजाय मैं आपको एक ही सेल, एक ही न्यूक्लियाई का दिखा रही हूँ, और वैसा ही दूसरे न्यूक्लियाई में ऑपरेट आउट होता है। इतना माइंड में आपने रखना है। मैं आपको जस्ट ये इसके अंदर क्या हो रहा है वो दिखा रही हूँ, और जो इसके अंदर हो रहा है वही इसके अंदर भी होगा। चलिए इस वाले को हम देखते हैं। ये जो डॉटर न्यूक्लियाई था, इसको हम देखते हैं कि जब प्रोफेज 2 में ये एंटर हुआ तो इसमें क्या हुआ। चलिए, हाँ जी बेटा, प्रोफेज 2 के अंदर जैसे हमने यहाँ देखी, एक क्रोमोसोम ऐसा है, एक ऐसा है, वैसा ही हमने यहाँ दिखाया है। प्रोफेज 2 में क्या चेंज आया कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो फिर से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया आफ्टर कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन हो गई और क्रोमोसोम्स की जो शेप है उसको अटेन करना शुरू हो गया। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। न्यूक्लियोलस टोटली डिसअपियर हो गया। ये 3 मेन चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, और जो क्रोमेटिन नेटवर्क था इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और ये क्रोमोसोम्स की शेप को अटेन करना शुरू कर देता है। इतना ही होता है बेटा प्रोफेज 2। इसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में भी सेम चीजें होंगी, स्पिंडल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका डायमीटर जहां पे कम होगा उस लोकेशन को हम पोल बोलेंगे, जहां पे इसका डायमीटर स्पिंडल का सबसे ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। और मेटाफेज की खासियत क्या होती है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमेशा मेटाफेज स्टेज में इक्वेटर पे आके प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी सिंगल लेयर है, हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स फॉर्म सिंगल मेटाफेजिक प्लेट इन मेटाफेज 2 स्टेज। ठीक है, कितनी प्लेट्स बना रहे हैं? सिर्फ एक ही प्लेट बना रहे हैं। इतना ही बताना बेटा आपने। मेटाफेज 2 में स्पिंडल बन गया, उसका डायमीटर जहां कम है उसको बोल दिया पोल, जहां पे इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है उसको हमने बोल दिया इक्वेटर। और जो क्रोमोसोम्स हैं दे कम टू लाई एट द इक्वेटर एंड दे फॉर्म अ सिंगल मेटाफिजिक प्लेट। मेटाफेज 2 के बाद जो बेटा नेक्स्ट स्टेज है इट इज एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सेंट्रोमियर है सेंटर में ये डिवाइड कर जाता है। ठीक है, एनाफेज, कोई भी एनाफेज है उसमें यही होता है कि जो सेंट्रोमियर है ये डिवाइड करेगा
और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगी। जब इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगी तो ये क्या करेंगे, क्रोमेटिड्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ड्यूरिंग एनाफेज टू centromere divides and the due to the contraction of the spindle fiber chromatids tend to move towards the opposite poles। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज टीलोफेज टू। टीलोफेज टू में वो सारी एक्टिविटीज होंगी जो प्रोफेज में हुई थी लेकिन उससे ऑपोजिट। टीलोफेज टू में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। हमने एक डॉटर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है मियोसिस टू में वो पढ़ा, तो एक से दो बन रहे हैं और एक्चुअल में ये दो हैं तो दो से कितने बन जाएंगे, चार। इस तरह के दो और बन जाएंगे तो टोटल डॉटर न्यूक्लियस जो है वो फोर होंगे। ठीक है, तो ये सारा था आपका मियोसिस का, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। आज जो हमने पढ़ा है इसमें कोई आपको स्टेज समझ में नहीं आई, दोबारा से समझना है तो मेरे को बता दो कौन सी है वो, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। हाँ, कौन सा, मेटाफेज वन या टू? ठीक है, मेटाफेज वन में क्या है बेटा, तीन चीजें तो जो है वो आपने, चाहे माइटोसिस है चाहे मियोसिस वन है या टू है, इनके मेटाफेज में तीन ऐसी चीजें हैं जो होती ही होती हैं। ये तीन पॉइंट तो आपने लिखने ही लिखने हैं, तो मार्क्स वैसे भी मिल ही जाएंगे। तो पहली चीज जो आपने लिखनी है वो ये है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। स्पिंडल का बनना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है, द डायमीटर ऑफ स्पिंडल इज मिनिमम एट सर्टेन पॉइंट्स एंड दोज लोकेशंस आर नोन एज पोल्स। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपने ये बताना है, द डायमीटर ऑफ द स्पिंडल इज मैक्सिमम एट सर्टेन लोकेशन, दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज नोन एज इक्वेटर। फोर्थ पॉइंट बेटा आपने ये बताना है, क्रोमोसोम्स ऑलवेज कम टू लाई एट द इक्वेटर इन द मेटाफेजिक स्टेज। अब क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ गए हैं। ठीक है, इतना तो चाहे मेटाफेज वन है, मेटाफेज टू है या फिर माइटोसिस का मेटाफेज है, ये चार पॉइंट आपके आने ही आने हैं। अब जो डायग्नोस्टिक फीचर है मेटाफेज वन का वो आपने क्या लिखना है, देर इज डबल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म्ड इन मेटाफेज वन। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे डबल दो प्लेट्स बन रही हैं, मतलब दो प्लेट्स का मतलब है कि दो लेयर्स बन रही हैं किसकी, क्रोमोसोम्स। यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक वाला एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ब्लू वाला दूसरा क्रोमोसोम है। इसी तरह से ब्लू ब्लैक, तो अल्टीमेटली कितनी लेयर्स हैं, दिस इज वन लेयर, ब्लैक वाली फर्स्ट लेयर, ब्लू वाली सेकेंड लेयर। दो लेयर्स बन रही हैं इसलिए हम कह सकते हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, टोटल आपने लगभग 5 पॉइंट बताने हैं जिनमें जो 4 पॉइंट हैं वो तो हर एक में आने हैं, लेकिन जो इसका डायग्नोस्टिक फीचर है वो सिर्फ मेटाफेज वन में आना है। डायग्नोस्टिक फीचर क्या है इसका मेटाफेज वन का, डबल मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड। हाँ, और कुछ पूछो बेटा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। टीलोफेज वन का डायग्नोस्टिक फीचर, इसका डायग्नोस्टिक तो नहीं रहेगा, इसका तो सब में ही सेम रहेगा। टीलोफेज वन में बेटा सबके पॉइंट्स ही सेम रहेंगे। क्या बोलोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reappears, nucleolus reappears, and the chromosomes they tend to convert into the chromatin network within the daughter nuclei। ठीक है, इतना बताना है। यस, एनीवन एल्स? और इसके डायग्राम्स में ही ट्रिक है, डायग्राम्स को अच्छी तरह से कर लोगे
तो आपको लिखना भी आ जाएगा। अगर डायग्राम ही बनाने नहीं आएंगे तो बेटा फिर समझने में भी दिक्कत आएगी और लिखने में भी। तो अगर किसी के पास ट्रूमेंस की बुक है, सबसे अच्छे डायग्राम जिसके ट्रूमेंस में है, मैं भी देखती हूँ वही मेरे को मिल जाती है, तो यही वाली पिक्स जो है ये बोर्ड पे बनाई है, यही मैं आपको भेज देती हूँ आज वाली। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे आप लर्न भी कर लेना। और मेरे को ये बताइए कि बाकी टीचर्स अभी आपको पिछला ही रिवाइज करा रहे हैं या उन्होंने कुछ आगे का कैरी फॉरवर्ड किया है ट्वेल्थ का भी कराने का? और कोई नहीं हो रही और क्लास? च- हम्म। अभी मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आपका जो दूसरी वाली क्लासेस थी उनमें 11th का ही रिवाइज कर रहे हैं, कुछ आगे का कैरी फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट क्लास का भी? तो फिर आपने मेरे को बताया कि अभी आपकी क्लासेस नहीं हो रही। तो अगर कोई हो ही नहीं रही तो फिर हम ऐसे करते हैं, हम ट्वेल्थ का भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो बाद में एकदम से फिर आप पे बोझ ज्यादा पड़ जाएगा। तो स्लोली स्लोली हम थोड़ा सा ट्वेल्थ का भी स्टार्ट कर देते हैं और साथ के साथ हम 11th भी रिवाइज करते हैं। क्योंकि अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर नहीं आया है कि किस तरह से आपका इवेल्युएशन होगा। हालांकि मिड टर्म का तो मैंने कर लिया हुआ इवेल्युएशन। अगर उसी के आधार पे होगा तो फिर तो चलो सेम ही है। और जो फेलियर्स हैं उनका क्या करना है वो भी हमें गवर्नमेंट बताएगा। तो अभी तो कुछ क्लैरिटी इस फेज में तो नहीं है। ठीक है, तो जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना है, क्या है क्या नहीं। तो हम आपका भी नुकसान उस वजह से मैं कह रही हूँ कि ट्वेल्थ का या तो हम आप बुक्स ले लीजिए। ठीक है, जिनको पूरे यकीन है हमारे अच्छे आए हैं मार्क्स, वो तो ले ही लो। मैक्सिमम बायो में तो एटलीस्ट पास हैं ही। तीन ही बच्चे हैं थोड़े अटक रहे हैं, लेट्स सी गवर्नमेंट उनके बारे में क्या कह रहा है। वैसे तो प्रमोशन का आ ही गया है। तो मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी बुक्स तो ले ही लीजिए ट्वेल्थ की। या फिर अभी ऑनलाइन जो ऐसे कीजिए, एप्स आती हैं एनसीईआरटी बुक्स की, एप्स हैं। तो आप ऐसे करो, अपने फोन पे जो एनसीईआरटी बुक्स का एप्स है ना, ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो खरीदने की जगह पे। तो ऑनलाइन तो एटलीस्ट आपका हो जाए और खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हम थोड़ा उससे भी, मैं आपका थोड़ा स्टार्ट करा देती हूँ ट्वेल्थ का भी। और 11 तो हमारा चलेगा ही साइड बाई साइड। चलिए, आज जो है ये वाला जो हमने टॉपिक किया ये तो ट्वेल्थ में भी आना है। इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं पता चल रहा तो बेटा वो पूछ लो, या सब कुछ क्लियर है तभी भी बता दो। यस। चलिए फिर हम अपनी ये वाली क्लास को तो आज एंड कर देते हैं, बिकॉज ये टॉपिक भी ओवर हो गया है। तो संडे को तो छुट्टी रहेगा, मंडे का मैं आपको बताती हूँ क्या शेड्यूल रहेगा और कैसे करना है। वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी बुक्स वाला, वो डाउनलोड करके रख लो प्ले स्टोर से। ठीक है, तो आपकी सारी क्लासेस जितनी भी क्लासेस हैं उस सब की, हर सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल होती हैं उस ऐप पे, एनसीईआरटी ऐप पे। तो मैं उसका आइकन भी अभी आपको सेंड करती हूँ कि कैसा है, और उस वाली को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो तब तक के लिए, जब तक गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियली हमें ऑर्डर नहीं आता तब तक के लिए वहां से हम थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आज वाली क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।